देखिए एक आसान तरीके से इकोनॉमी का कंसेप्ट समझ लें और वो कंसेप्ट सिर्फ इतना सा है कि करेंसी से जितना सामान खरीदा जा सकता है असल में वो करेंसी की वैल्यू है। अदरवाइज कागज तो आप कितना भी प्रिंट करके रख सकते हैं, आपके देश में उसके इक्विवेलेंट सामान होना जरूरी है। अगर मैं 100 रुपए लेकर निकलूं और 100 रुपए में मैं 100 रुपए लायक वस्तु खरीद पाऊं तब तो उसकी कोई वर्थ है। अगर 100 रुपए में मैं एक टॉफी खरीद के ला पाऊं, एक छोटी सी मतलब च्युइंगम खरीद के ला पाऊं या कोई हाजमोला की गोली खरीद के ला पाऊं, तो 100 रुपए में आने वाली जो वस्तु है ना, वो तय कर रही है कि वैल्यू असल में कितनी है। अब आप पूछेंगे ये कैसे तय होता है? अधिकांश इकोनॉमी जो इंपोर्ट आधारित हैं या फिर एक्सपोर्ट आधारित है, जिनका ग्लोबल ट्रेड होता है, उन्हें असल में अपनी वैल्यू इंटरनेशनली पता चलती है। हर देश के लिए अपनी करेंसी तो महान होती है। हर देश तो यही सोचकर चलता है कि मेरी जो करेंसी है, ये करेंसी सबसे बेस्ट है, और उस देश के लोग भी यही मानते हैं कि मेरी करेंसी मेरे लिए तो बेस्ट है। लेकिन चूंकि ग्लोबलाइजेशन हो चुका है और ऐसे में आपको दुनिया से व्यापार करना पड़ता है, आप अपना धन से किसी दूसरे के देश का क्या सामान खरीद पाते हैं, उससे असल मायने में आपको अपने धन की वैल्यू पता चलती है। आपने अपना पैसा ले जाकर सामने वाले को दिया, जैसे अमेरिका के साथ दुनिया ट्रेड करती है। दुनिया का लगभग 60% ट्रेड सीधा सीधा डॉलर में होता है। अर्थात डॉलर ही तय करता है कि उसके एक्सचेंज का रुपया कितना होगा। डॉलर के मुकाबले अगर किसी देश की करेंसी में वो सामान नहीं खरीदा जा सके, अगर किसी देश को भारत ने ऑफर किया, जैसे मान लीजिए सऊदी अरब को हमने ऑफर किया कि सर हम आपको एक जहाज भर के रुपया दे रहे हैं, हमें आप एक जहाज भर के तेल दे दीजिएगा, तो वो कहेगा कि ये रुपये को मैं चलाऊंगा कहां? रुपया सऊदी अरब में नहीं चलता है, हमारे यहां हमारी करेंसी चलती है। तो ऐसे में आपको हमें ये रुपया डॉलर में कन्वर्ट करके देना होगा, क्योंकि ग्लोबली डॉलर एक्सेप्ट किया जाता है। तो एक तरीके से डॉलर दुनिया की एक वैश्विक मुद्रा बनकर सामने आई। डॉलर वैसे तो अमेरिका की मुद्रा है, लेकिन अमेरिका ने उसे दुनिया में इतना प्रसारित कर दिया अपने प्रभाव से कि लोगों ने उसे स्टैंडर्डाइज कर लिया कि अब हम डॉलर में व्यापार करेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार डॉलर में होने लगे, और जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार डॉलर में होने लगे, डॉलर की ही स्वीकार्यता होने लगी। अब आपने अगर दिमाग लगाया, फिर ये कहें कि नहीं सर ऐसा अगर हो जाए, हम उनसे कहें कि आप हमसे अपनी करेंसी में सामान दे दो और हम आपको अपनी करेंसी में सामान दे देते हैं, फिर से वही सवाल। आप करेंसी एक्सचेंज कर भी लें तो उससे दो बड़े सवाल पैदा होते हैं कि क्या सामने वाला देश आपसे उतना ही माल खरीदने को तैयार भी है जितना आप उससे खरीदना चाह रहे हैं? क्या व्यापार में संतुलन है? आंसर आता है नहीं। दुनिया के बहुत से देश व्यापार जिन देशों के साथ कर रहे होते हैं उनसे संतुलित नहीं रहते। आसान भाषा में समझिए, अगर भारत रूस से सामान खरीदता है तेल के रूप में, तेल खरीदता है, लेकिन रूस हमसे उतने उतने ही धन का अपने लिए कोई सामान नहीं खरीदता, वो चाइना से खरीदता है। ठीक इसी तरह से भारत अमेरिका से व्यापार करके लगभग $40 बिलियन साल का कमाता है। हम उस धन से किसी और देश के साथ, चाहे चाइना से चाहे रशिया से, अपनी जरूरत का सामान खरीदते हैं। तो हम किसी एक व्यापार के साथ व्यापारिक मुनाफे में है, किसी देश के साथ, किसी एक के साथ व्यापारिक घाटे में है। तो व्यापारिक संतुलन दुनिया में स्थापित नहीं है। ऐसे में किसी ऐसी स्वीकार्य मुद्रा की निर्भरता बढ़ जाती है जिससे व्यापार किया जा सके, और यही स्वीकार्य मुद्रा दुनिया के लिए फिलहाल डॉलर हो रखी है। हालांकि आईएमएफ ने 5 मुद्राओं को वैश्विक रूप से स्वीकार्य मुद्रा के रूप में रिकॉग्नाइज किया हुआ है। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो दुनिया में डेट क्राइसिस के समय मदद देता है। ऐसे में उन 5 करेंसीज में डॉलर का नाम सबसे ऊपर है, उसके बाद यूरो का नाम आता है जो कि यूरोप की करेंसी है, इसके बाद में पाउंड का नाम आता है, पाउंड स्टर्लिंग जो कि यूके की करेंसी है, इसके बाद जापान की करेंसी येन का नाम आता है जिसमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार किए जा सकते हैं। आईएमएफ रिकॉग्नाइज करता है कि आप डेट क्राइसिस में उसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसने उसे एसडीआर में, स्पेशल ड्राइंग राइट्स में रखा हुआ है। और अंत में चाइना की रेन मिंबी, जिसे आप युआन कहते हैं, उसका नाम आता है। तो ये 5 करेंसी हैं जो वैश्विक रूप से स्वीकार्यता है, लेकिन किसी देश की अपनी चाहत है कि वो डॉलर में व्यापार करना चाहता है या येन में करना चाहता है। ऐसे में डॉलर की स्वीकार्यता बढ़ती चली गई, और इसी स्वीकार्यता के चलते ऐसे देश जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर आधारित थे, जैसे ईरान को ही ले लें। ईरान अपनी करेंसी, अपनी जीडीपी को केवल तेल बेच करके ही बड़ा बना पाता था। उसके पास बेचने के लिए जो सबसे बड़ा संसाधन था वो तेल और गैस था। ऐसे में उसका माल खरीदने वाला कोई आ ही नहीं रहा, तो उसके यहां पर डॉलर नहीं आ रहा। जब डॉलर नहीं आ रहा तो उसकी जीडीपी नीचे बैठती जा रही है। अब ऐसे में जब आपके पास में खरीदने के लिए तो कोई माल नहीं आ रहा, लेकिन आपकी जरूरतें जस की तस बनी हुई हैं। आपकी जरूरतें जस की तस बनी है मतलब आपके लोगों को आज भी विदेशों से सामान खरीदना है, चाहे अनाज खरीदना है, चाहे फल खरीदने हैं, चाहे उन्हें विदेशी वस्तुएं खरीदनी है, फोन खरीदने हैं, कार खरीदनी है, तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदने हैं। तो आपके इंपोर्ट बिल तो ज्यादा हो गए, एक्सपोर्ट बिल आपके हैं ही नहीं।
ऐसे में आप कर्ज में चलते चले गए। कर्ज में चलते चले गए से मतलब आपने दुनिया से लोन लिया और लोन लेकर अपना देश चलाना शुरू किया। जब अपना देश लोन पर चलना शुरू हुआ, आपके पास जेब खाली होने लगी। खाली होने लगी से मतलब है कि आपको अब एक फोन खरीदने के लिए भी, क्योंकि कर्ज का पैसा है, तो आपको एक फोन खरीदने के लिए भी जो पहले धन देना पड़ता था उससे अब ज्यादा धन देना पड़ रहा है। अर्थात जो वस्तुएं उपस्थित थी उनके लिए अब आपको ज्यादा धन देना शुरू करना पड़ा, क्योंकि लोगों की पॉकेट्स में अब वो जो धन जिससे चूंकि वस्तु ही उपलब्ध नहीं है, उल्टा समझ लीजिए कि आपको एक्सपोर्ट के नाम पर तो कुछ बचा नहीं, इंपोर्ट के लिए जो सामान आया अब वो धनाढ्य लोग ही खरीद सकते हैं। तो महंगाई यहां पर बढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि खरीदने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, जो है वो उन महंगे मतलब अमीरों के पास है। ऐसे में ईरान की जो महंगाई है वो 30% से ऊपर रहने लगी। अभी फिलहाल की ताजा खबरों के अनुसार, आईएमएफ के रिपोर्ट के अनुसार 43% से ऊपर इनकी महंगाई चल रही है। अब इतनी फीसदी महंगाई, इसको कैसे समझें? यानी आज 100 रुपए का जो सामान था वो साल भर बाद 143 रुपए का हो रहा है। इतनी महंगाई। भारत के अंदर महंगाई 2% से लेकर 6% के बीच में कंट्रोल्ड है। भारत इस वजह से एक सुरक्षित देश के रूप में ट्रीट किया जाता है। अब इसी बात की वजह से ईरान ने यह सारा खेला देखा। ईरान ने अपनी इन्फ्लेशन को, क्योंकि कोई ग्रोथ दिख ही नहीं रही है, आईएमएफ ने अपनी तरफ से इन्हें नेगेटिव दिखा दिया है। एक्सपोर्ट के नाम पर तेल बिक नहीं रहा है, इंपोर्ट आ नहीं रहा है, जो इंपोर्ट के लिए महंगाई बढ़ती जा रही, तो 43% के आसपास रिपोर्ट किया गया। दुनिया में 3 सबसे महंगे देश जहां इन्फ्लेशन यानी आज 100 का माल है, पता चल रहा है कल 200 का हो, ऐसे देश के रूप में निकल कर आए वेनेजुएला, सूडान। वेनेजुएला तो 255% की इन्फ्लेशन लेकर चल रहा है, 100 का माल 350 में। सूडान 75% और तीसरे नंबर पर ईरान का नाम निकल करके आया। तो इसी वजह से ईरान की करेंसी गिरती चली गई, क्योंकि उस धन से कुछ खरीदा नहीं जा रहा था। आप खूब रियाल लेकर बैठे तो हैं, लेकिन आप उससे कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ग्लोबली वो एक्सेप्ट नहीं हो रही है। आपके ही देश के अंदर डॉलर नहीं है, तो माल खरीद नहीं पा रहे हो। तो अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि सर ऐसे तो फिर करंस इकोनॉमी को बंद इकोनॉमी रहना चाहिए, अगर किसी देश को अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ानी है। बिल्कुल सही सोचते हैं आप। भारत 1991 से पहले, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से पहले एक बंद इकोनॉमी जैसा ही था। यही कारण था कि हमें एपेक में शामिल नहीं किया गया था। तो बंद इकोनॉमी की वजह से उस समय पर डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत मजबूत था। डॉलर और रुपये की कहानी में हम $1 बराबर 1 रुपया भी सुनते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब हम इतने मजबूत थे, तो अचानक फिर कैसा हुआ कि हम 100 रुपए तक पहुंचते चले गए? क्योंकि आप वैश्विक प्रतिस्पर्धा में एंट्री कर गए। वैश्वीकरण में जब आप एंट्री कर गए, तो आपको इंपोर्ट भी करने पड़े और एक्सपोर्ट भी करने पड़े। बाजार ने फिर तय किया कि आपके रुपए से क्या खरीदा जा सकता है। और विशेष रूप से ये जो बड़ी आर्थिक ताकतें होती हैं, जिनकी करेंसी चलती, कहते हैं ना अपना तो सिक्का चलता है, तो जिनकी सिक्के चलते हैं, वो इस तरह से दूसरे देशों की इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। जहां सन 2000 के अंदर ईरान की जीडीपी यूएई, तुर्की और सऊदी अरेबिया से ऊपर थी, आज वो उनसे बहुत नीचे चला गया है। आज गल्फ के अंदर अगर हम बात करें, तो ये इनके अंदर ईरान जो है वो इन सबसे नीचे की तरफ चला गया है। $341 बिलियन की जीडीपी इनकी रह गई है। यानी कि पूरे देश के द्वारा जो उत्पादित की जा रही वस्तुएं और सेवाएं हैं, उनका कुल वैल्यू $341 बिलियन रह गया है। ये $341 बिलियन होता कितना है? इसको ऐसे समझ लीजिए कि भारत ने यूरोप, अमेरिका और चीन से जो व्यापार किया, वो $341 बिलियन से ज्यादा था। हम इनसे कम से कम इस समय पर 15 गुना ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है। आप इससे इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अर्थात ईरान धीरे धीरे डिवैल्यूएट होता चला गया। इनकी करेंसी के अंदर जो कमी है वो आपको अब समझ में आने लगी होगी। और ऐसा क्यों हुआ कि ये तेल, अब से बड़ा सवाल है कि तेल खरीदने वाला क्यों नहीं मिला? क्यों? क्योंकि ईरान पर प्रतिबंध लगाने वाले देश बहुत सारे बढ़ गए, और वो देश वो थे जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं व्यापार के नाम पर। वो अच्छे खरीदार हैं, पैसे वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं। उन्होंने बायकॉट कर दिया कि जाओ, हम नहीं खरीदे, और जो तुमसे खरीदेगा उस पर भी हम प्रतिबंध लगाएंगे। इस वजह से ईरान दुनिया में दूसरा सबसे प्रतिबंधित देश बन गया आफ्टर रशिया। आज दुनिया में रशिया सबसे ज्यादा प्रतिबंधित है, उसके बाद ईरान, फिर सीरिया का नाम निकल करके आता है। ये सब किया धरा अमेरिका का था, क्योंकि अमेरिका इन्हें न्यूक्लियर प्रोग्राम में आगे नहीं बढ़ने देना चाहता था। इसी वजह से ये इस पर मैक्सिमम प्रेशर की तकनीक अपनाते हैं। मैक्सिमम प्रेशर के तहत ये चाहते हैं कि ये अपना तेल 0% बेच पाए। इसके चलते 970 ईरानियन एंटिटीज जो हैं, उनको प्रेशर कैटेगरी में डाल दिया गया है। कई तरह के सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। लंबा चौड़ा मामला फंस गया है। ऐसे में फिलहाल के लिए ईरान का एनर्जी सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर सब बर्बादी के कगार पर पहुंचे हुए हैं। करेंसी इनकी लगातार डिवैल्यूएट होती चली जा रही है, क्योंकि
अमेरिका को लगता है कि ये न्यूक्लियर वेपन अगर बना लिया, उसी दिन इज़राइल का खात्मा हो जाएगा और उसी दिन अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट बन जाएगी। तो भविष्य के डर से बचने के लिए अमेरिका ने इन्हें प्रतिबंधों में जकड़ दिया। कहा कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है और जिस दिन इसने यूरेनियम बम बना लिया, यानी कि न्यूक्लियर बम बना लिया, उस दिन इज़राइल और अमेरिका को बहुत दिक्कतें हो जाएँगी और इसी कारण से इन दोनों के बीच में एक बार भिड़ंत हो भी ली। ईरान और इज़राइल कुछ समय पहले भिड़े थे, इस पर हमने अंकित इंस्पायर इंडिया पर सेशन भी आपके सामने किया था। ऐसे में अमेरिका का एक और आरोप रहता है कि अगर तेल खरीद भी लो आप लोग इनसे, तो ये लोग उस पैसे का उपयोग अपने यहाँ की कुर्द फोर्सेस हैं, इनके यहाँ के जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उनको फंड करने में लगा देते हैं। रिवॉल्यूशनरी गार्ड को अमेरिका आतंकी मानता है, जबकि वो इनकी सेना है। बोले ये उसको पैसा देते हैं, इसलिए इनको तेल का पैसा मत दो, तेल मत खरीदो। भले ही ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहा हो, लेकिन इससे तेल खरीद में सैंक्शन लगा दिए गए। दुनिया के देश तेल तेल नहीं खरीद पाए। भारत की कई कंपनियां जो तेल खरीदती थी, उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। हद तो ये हुई कि ईरान में एक पोर्ट था, चाबहार पोर्ट, जिससे भारत अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से जुड़ना चाहता था। कहा कि चाबहार से भी कोई व्यापार करेगा तो उस पर भी हम प्रतिबंध लगाएंगे। इससे भारत को भी बड़ा नुकसान हुआ। कुल मिलाकर के ईरान तक धन नहीं पहुंचना चाहिए, ये एकमात्र इनकी चाहत, और इन्हें लगता है कि ऐसा करके ये ईरान को घुटने पर टिका देंगे। परिणाम स्वरूप वो यूरेनियम बम नहीं बना पाएगा, और वो नहीं बना पाएगा, इसी से ईरान और इसी से इजराइल और अमेरिका बचा रह जाएगा। कुल मिलाकर के उम्मीद है कि अब आपको ये बात समझ में आ गई हो।